नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। भोपाल में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे जिसका नाम है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। प्रेगनेंसी में आपको पता है कि बेबी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके चारों तरफ जो पानी का एक बैग होता है। ये बैग बेबी का कुशन होता है। ये बैग में बेबी अपना ग्रो करता है। इस बैग के स्पेस की वजह से बेबी का जो हड्डियां हैं वो ठीक से ग्रो करती हैं। और ये बैग का पानी जनरली बेबी के ही यूरिन और मदर के प्लासेंटा से आने वाला ट्रांसुडेट ब्लड के थ्रू रिस्क के जो पानी आता है उससे ये बना हुआ होता है। इसका इम्पोर्टेंस शुरुआत में जितना है आखिर के प्रेगनेंसी में भी इसका इम्पोर्टेंट उतना ही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कुशन की तरह काम करता है, बच्चे के ब्रेन को, हड्डियों को बढ़ने के लिए हेल्प करता है। और जब लेबर स्टार्ट होता है तो ये बैग ही है जो धीरे धीरे बच्चेदानी के मुंह को डायलेट करता है। बच्चे का जो अंग जो नीचे मदर के रास्ते पे आ रहा है, जैसे जनरली जो 97% में बेबी का हेड ही होता है, ये बैग और ये हेड मिलके स्लोली बच्चेदानी के मुंह को डायलेट करते हैं और फिर लेबर आगे प्रोग्रेस करता है। पर कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में ये देखा गया है कि ये बैग लेबर के स्टार्ट होने के पहले ही रप्चर हो जाता है। तो एक तो बच्चा एक्सपोज हो जाता है बाहरी एनवायरनमेंट से। दूसरा जो ऑनसेट ऑफ लेबर है उसका जो प्रोग्रेशन है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि बैग का जो फिजियोलॉजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें चेंज आ जाता है। तो इसे हम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स दो टाइप से होते हैं। जो बच्चा अभी मेच्योर नहीं है, दैट इज 37 वीक्स के पहले, तो उसे हम प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं, PPROM। और जब ये बच्चा समय के से पूरा है बट लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसे हम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो अब मरीज को ये कैसे समझ में आता है कि उसे बैग रप्चर हो गया है? तो ये एक बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला प्रॉब्लम है जिसमें अचानक एक फोर्सफुल और एक गश ऑफ पानी बाहर आता है जननांगों से, और वो अपने कपड़ों से बहता हुआ, थाइस से बहता हुआ सडनली पूरा सब कुछ गीला कर देता है। तो ये सब मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा कभी कभी किसी पेशेंट्स को स्लो वजाइनल डिस्चार्ज, वाटरी या यूरिन जैसा वजाइनल डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली होता रहता है, और बाद में जब डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन करने जाते हैं वहाँ ये पता चलता है कि बेबी का बैग रप्चर हो गया है। कई बार यूरिनरी लीकेज से ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कई बार वजाइनल डिस्चार्ज से कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। पर हमारा ये मानना है कि जब भी मदर को एबनॉर्मल और सडन प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज हो तो उसे हम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स ही माने और तुरंत डॉक्टर से एग्जामिनेशन कराएं। क्योंकि अगर दूसरी चीज़ें हों तो उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट अगर हमने प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स को ठीक समय पे डायग्नोस नहीं किया तो बेबी को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन कि बेबी एक्सपोज हो जाता है। बच्चेदानी के रास्ते में जो इन्फेक्शन है वो स्लोली मेम्ब्रेन्स के थ्रू ऊपर चढ़ सकता है और बेबी का जो चारों तरफ पानी है उसमें वो इन्फेक्ट कर सकता है, और उसे हम कोरियो एमनियोनाइटिस कहते हैं। कोरियो एमनियोनाइटिस में सीवियर पेन हो जाता है, मदर को फीवर होता है और कांस्टेंट पेन यूट्रस में बना रहता है, और जो सीवियर अगर हो तो बेबी की जान को भी खतरा हो जाता है। इसमें इमीडिएटली डिलीवरी कराना और मदर और बेबी को सेफ रखना इसमें मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला है कोरियो एमनियोनाइटिस और फीटल इन्फेक्शन, सबसे कॉमन कारण है। दूसरा ये भी देखा गया है कि जब प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है तो आवल नाल भी अपने जगह से छूटती है। ब्लड प्रेशर के बाद PPROM सबसे कॉमन कारण है जिसमें आवल नाल अपनी जगह से छूटती है और सडन ब्लीडिंग होती है, जो बेबी की लाइफ को खतरा होता है। तो जैसे ही ऐसी लीकिंग हो तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड
जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ये प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स अगर टर्म बेबी में हुए हैं या जब बेबी को डिलीवरी करानी है नॉर्मल तब हुए, तो कई बार लेबर डिस्टोशियाज होते हैं। लेबर डिस्टोशिया मतलब लेबर ठीक से प्रोग्रेस नहीं करना, बच्चेदानी का मुंह ठीक से न खुलना, समय पे न खुलना, तो फिर उसमें सिजेरियन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा भी है कि जैसे हम अगर नॉर्मली लेबर इंड्यूस करना चाहें तो हम बच्चेदानी में कुछ दवाइयाँ रख के बच्चेदानी के मुंह को पहले सॉफ्ट करते हैं और फिर लेबर पेन की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। पर इन केसेस में क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ से पानी बह रहा है, हम कोई दवाई नहीं रख पाते हैं और लीकिंग जो लेबर इंडक्शन के जो हमारी एफर्ट्स हैं उसको भी फ्यूटाइल कर देता है या उसको भी फेल कर देता है। तो हमें सिर्फ ऑक्सीटोसिन, ज़्यादातर ऑक्सीटोसिन पे ही भरोसा करना पड़ता है लेबर को कराने के लिए। और जब बच्चेदानी का मुंह बंद हो और हम बच्चेदानी की सर्विक्स को हम सॉफ्ट भी ना कर पाएँ, सिर्फ पेन करा के हम डिलीवरी कराने की कोशिश करें, तो ऐसे में लेबर फेलियर्स, बच्चे की धड़कन की एब्नॉर्मेलिटी और इंक्रीज्ड सिजेरियन सेक्शन के रेट्स होने लगते हैं। अब इनसे बचाव कैसे हो? देखिए, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हमेशा प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। जो सबसे कॉमन कुछ कारण जो इसमें पाए गए हैं वो है बच्चेदानी में इन्फेक्शन, जैसे बच्चेदानी के चारों तरफ बदबूदार स्मेल का आना और डिस्चार्ज होना शुरुआत से ही प्रेगनेंसी के, या फिर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होना, या कई बार पहले की हिस्ट्री हो कि बार बार मदर को अबॉर्शन हो रहा है या कई बार सर्विक्स के ऑपरेशंस हो रखे हों। ऐसे मदर्स में प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं और इन केसेस को किसी हद तक हम या तो सर्कलाज द्वारा या तो हम एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट द्वारा हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, पर हमेशा इसको 100% इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इस सिम्टम को ध्यान में रखें कि सडन गश ऑफ वाटर अगर प्रेगनेंसी में आ रहा है तो ये PPROM हो सकता है, प्रीमेच्योर प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में सिवियर मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए एट द अर्लीस्ट हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।